हेलो दोस्तों, ये वीडियो द वॉकिंग डेड का पार्ट 4 है और इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं एपिसोड 12, 13, 14 और 15। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हिलटॉप में आग चारों तरफ फैल चुकी थी। बैरिंगटन हाउस भी आग के दायरे में आ चुका था। हिलटॉप के सभी सर्वाइवर्स अंदर की ओर इकट्ठे हो चुके थे। कैरोल एक बार फिर से एरोस की मदद से हर्ट को दूर भगाने की कोशिश करती है। हिलटॉप की सभी फेंसेस गिर चुकी थी और वॉकर्स का हर्ट हिलटॉप के काफी अंदर तक घुस चुका था। अर्ल और एल्डन कैटापल्ट्स की मदद से वॉकर्स के हर्ट के ऊपर पत्थरों की बौछार कर देते हैं और इधर वॉकर्स के बीच में मौजूद विस्पर्स डिफेंडर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैरी लीडिया को उन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहती है। मैरी जानती थी कि अल्फा लीडिया को अपने हर्ट में शामिल करना चाहती है और वो उसे अपना लीडर बनाना चाहती है, इसीलिए वो लीडिया को उस वक्त उस हर्ट से दूर रहने की सलाह देती है। इजेकिल सभी बच्चों को बचाने के लिए उनकी ओर भागता है। इजेकिल वहाँ पर जुडिथ को मिसिंग देखता है। इधर जुडिथ अकेली ही बहुत सारे वॉकर्स का सामना कर रही थी। तभी उसके सामने वॉकर्स के बीच में मौजूद एक विस्पर आ जाता है। जुडिथ उसे देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन आखिरकार उसे मार डालती है। अर्ल उसी वक्त वहां आकर जुडिथ को अपने साथ ले जाता है। इधर यूजीन देखता है कि आग एटिक तक पहुंच चुकी थी। यूजीन तुरंत ही वहां मौजूद रेडियो इक्विपमेंट्स को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। रोशिता भी यूजीन की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। यूमिको भी वॉकर्स के हर्ट का सामना कर रही थी। तभी वो उस हर्ट में मौजूद मेघना को देखती है। मेघना ने अपने आप को पूरी तरह से वॉकर्स के ब्लड से कवर करा हुआ था। यूमिको उस वक्त मेघना को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर नेगान का सामना हिलटॉप के एक सर्वाइवर से होता है। वो सर्वाइवर बहुत बुरी तरह से जख्मी था। नेगान तुरंत ही उस सर्वाइवर को मार डालता है। अल्फा नेगान को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत ही नेगान को आकर इसके लिए चिल्लाने लग जाती है। अल्फा का मानना था कि नेगान को उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को उस वक्त और वॉकर्स की जरूरत थी। अल्फा अपने वॉकर्स के हर्ट को कम होता हुआ देखकर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो इन सब बातों के लिए नेगान को दोषी ठहराने लग जाती है। नेगान अल्फा को एश्योर करता है कि वो लोग जीत की ओर हैं। नेगान रियलाइज करता है कि अल्फा इन सब चीजों से खुश नहीं थी। नेगान समझ जाता है कि अल्फा को उस वक्त लीडिया की बहुत ज्यादा चिंता थी और वो उसी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अल्फा से लीडिया के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तभी बीटा वहाँ पर पहुँच जाता है। बीटा अल्फा के सामने कसम खाता है कि वो जल्दी ही लीडिया को उसके सामने लेकर आ जाएगा। अल्फा गुस्से में वहाँ से एक और चली जाती है। नेगान अल्फा के पीछे जाने वाला था, तभी बीटा उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बचे हुए वॉकर्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। नेगान वॉकर्स को कलेक्ट करने लग जाता है। तभी उसे एक और लीडिया दिखाई देती है। नेगान तुरंत ही लीडिया को फॉलो करने लग जाता है। इधर एरन बेहोश ल्यूक को एक और खींचते हुए ले जा रहा था। तभी वो नेगान को देख लेता है। वो ल्यूक को वहीं छोड़कर नेगान को पकड़ लेता है। एरन नेगान के धोखा देने से पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसे मारने का इरादा करता है। नेगान और एरन में इस बात को लेकर बहस होती है। तभी नेगान के कलेक्ट किए हुए वॉकर्स वहाँ पर आ जाते हैं। एरन ल्यूक को बचाने के लिए उन वॉकर्स का सामना करने लग जाता है और नेगान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लीडिया नेगान को देखकर खुश हो जाती है। वो जैसे ही नेगान के चेहरे पर विस्पर्स के मास्क को देखती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। नेगान तुरंत ही लीडिया का सामना करता है और उसे बंदी बना लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डन, कैली और मैरी एक सड़क पर चलते जा रहे थे। एडम बहुत जोरों से रो रहा था और एल्डन उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैरी एडम को रोता हुआ देखकर उसे एल्डन से लेने की कोशिश करती है। पहले तो एल्डन एडम को मैरी को देने से मना कर देता है, लेकिन एडम के लगातार रोते रहने के कारण वो उसे मैरी को दे देता है। एडम मैरी की गोद में आकर तुरंत ही चुप हो जाता है। एल्डन के पूछने पर मैरी उसे अपनी सिस्टर फ्रांसिस के बारे में बता देती है। वो अपनी बहन की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है। वो एल्डन के सामने कन्फेस करती है कि अगर उसके सामने सेम सिचुएशन दोबारा आई तो वो अपनी बहन की जगह खुद मारा जाना पसंद करेगी। वो सभी लोग रास्ते में एक जगह पर रुक चुके थे। मैरी को तभी जंगल से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपने ग्रुप को अलर्ट कर देती है और उन सभी को वहाँ से तुरंत ही चलने के लिए कहती है। वॉकर्स उन लोगों के एक ग्रुप के बहुत नजदीक पहुँच चुके थे। सभी लोग उन लोगों से बचने के लिए
दूर खड़ी हुई एक मिनी वैन की ओर भागते हैं। वो सभी लोग मिनी वैन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वॉकर्स उन लोगों के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। मैरी एल्डन और कैली को अंदर जाने के लिए कहती है और वो खुद वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर रुक जाती है। मैरी उन वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करके पास ही में एक नदी की ओर ले जाती है। वो वहाँ पहुंचकर उन वॉकर्स को एक के बाद एक मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर बीटा पहुंच जाता है और बीटा तुरंत ही मैरी के ऊपर अटैक कर देता है। मैरी बीटा से बचने की कोशिश करने लग जाती है। इसी बीच मैरी के हाथ से बीटा का मास्क एक जगह से उतर जाता है। मैरी तुरंत ही बीटा को पहचान जाती है, लेकिन बीटा अपने मास्क को उतरा हुआ देखकर तुरंत ही मैरी को मार डालता है। एक विस्पर जो कि वहीं पर मौजूद था, वो बीटा को बिना मास्क के देखकर उसे पहचान जाता है। बीटा अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उस विस्पर को तुरंत ही मार डालता है। बीटा वहीं बैठकर मैरी के रिएनिमेट होने का वेट करता है। थोड़ी देर बाद ही मैरी रिएनिमेट होना शुरू हो जाती है। एल्डन दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। मैरी के रिएनिमेट होते ही एल्डन अपने एरो से उसे मार डालता है। बीटा मैरी को मरा हुआ देखकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। इधर कैरोल, यूमिको, मेघना और यूजीन एक साथ बैठे हुए थे। यूजीन अपने इक्विपमेंट्स को चेक कर रहा था। मेघना अपने केव के एक्सपीरियंस के बारे में यूमिको को बताती है। मेघना यूमिको को बताती है कि केव में ब्लास्ट होने के बाद वो और कोनी एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे और मेघना को अब कोनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यूमिको मेघना को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो तुरंत ही कैरोल के पास जाकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मेघना यूमिको को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कैरोल एक तरफ अकेली जाकर बैठ जाती है। तभी एक वॉकर पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कैरोल तुरंत ही उस वॉकर को मार डालती है। कैरोल देखती है कि यूजीन उसे अकेला देखकर वहाँ पर आ चुका था। यूजीन कैरोल को स्टेफनी से होने वाली अपनी मीटिंग के बारे में बताता है। कैरोल यूजीन की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और देखती है कि यूजीन स्टेफनी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। वो उसे स्टेफनी से मिलने के लिए एनकरेज करती है और यूजीन कैरोल की इस बात को सपोर्ट करता है। कैरोल को तभी वॉकर्स की बॉडी के पास हिलटॉप के स्टाफ की डेड बॉडीज दिखाई देती है। डैरिल, रोशिता, डियाना, जेरी, नेबिला और बहुत सारे हिलटॉप के लोग अपने तय किए गए मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे। उन लोगों को वहां पर जैकिल और बच्चों के मिलने की उम्मीद थी। अपनी पहले से तय की गई जगह पर पहुंचने के बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से खाली थी। नाबिला अपने बच्चों की याद करके बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। अगले सीन में एक कैबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्ल बच्चों के साथ मौजूद था। अर्ल वहाँ मौजूद बच्चों को पीने के लिए पानी देता है और उस रूम के सभी कर्टेन्स लगा देता है। अर्ल उस कमरे से निकलकर बाहर आता है और एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने सामने रखी गई टेबल में एक स्पाइक सेट कर देता है। हम लोगों को अर्ल के वहाँ पर बना हुआ एक वॉकर बाइट दिखाई देता है। इस मोमेंट पे रिवील होता है कि अर्ल को एक वॉकर ने बाइट कर लिया था। जुडिथ तभी अर्ल के पास पहुँच जाती है और वो अर्ल को इस हालत में देख लेती है। जुडिथ डिसाइड करती है कि वो अर्ल के साथ वहीं पर रुकेगी। अर्ल हर तरह से जुडिथ को समझाने की कोशिश करता है। अर्ल जुडिथ को समझाता है कि बाकी बच्चों को उसकी जरूरत है और वो उनका पूरी तरह से ध्यान रखे। जुडिथ अर्ल की बातों को सुनती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। डैरिल और जेरी तुरंत ही हिलटॉप लौट कर आते हैं। उन्हें वहाँ पर एक मलबे के नीचे दबा हुआ इजैकिल दिखाई दे जाता है। इजैकिल उन लोगों को बताता है कि बच्चे अर्ल के साथ हैं। इधर कैबिन में अर्ल सुसाइड कर लेता है। जुडिथ अर्ल को देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि अर्ल मर चुका है। अर्ल ने सुसाइड कर लिया था लेकिन उसका ब्रेन डैमेज नहीं हुआ था। अर्ल उसी वक्त रिएनिमेट हो जाता है और जुडिथ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर डैरिल, इजैकिल और जेरी पहुँच जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पहुँचकर बच्चों को बचा लेते हैं। डैरिल देखता है कि जुडिथ अर्ल की बॉडी के पास में बैठी हुई थी और उसने अर्ल को रिएनिमेट होने के बाद मार डाला था। डैरिल तुरंत ही जुडिथ के बाजू में बैठ जाता है और उसे हग कर लेता है। इधर जंगल में नेगान अल्फा के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि वो जिसे ढूंढ रही थी वो उसके पास है। अगले सीन में लीडिया को दिखाया जाता है जो कि एक कैबिन में चेयर से बंधी हुई थी। नेगान अल्फा को लेकर कैबिन की ओर बढ़ना शुरू कर चुका था। अल्फा नेगान को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो नेगान को कहती है कि वो उसे एक वॉकर्स का छोटा सा हर्ट सौंप देगी और वो उस हर्ट का लीडर बन जाएगा। इधर लीडिया लगातार चेयर से छूटने के लिए कोशिश कर रही थी। नेगान अल्फा से जानना चाहता था कि अल्फा के बाद अल्फा के उस हर्ट को लीड
लीडिया और बीटा में से कौन लीड करेगा। अल्फा नेगान की इस बात को इग्नोर करती है और उसे चलने के लिए कहती है। नेगान उस वक्त अल्फा को अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की पैंक्रियाटिक कैंसर से डेथ हुई थी। नेगान अल्फा को बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसके सारे इमोशंस मर चुके थे और उसे किसी के लिए किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होती थी। अल्फा नेगान की बात को सुनती है और उसे कहती है कि नेगान की वाइफ को एक डिसीज ने इस दुनिया से फ्री कर दिया था, वैसे ही वो लीडिया को भी इस दुनिया से फ्री कर देगी। इधर लीडिया अपने आप को पूरी तरह से खोल चुकी थी। अल्फा और नेगान कैबिन के पोर्च तक पहुंच चुके थे। नेगान उस मोमेंट पे रियलाइज करता है कि अल्फा लीडिया से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अल्फा नेगान को क्लियर करती है कि वो लीडिया को प्यार करती है, इसीलिए वो लीडिया को मार देना चाहती है। अल्फा नेगान को किस करती है और उसे कैबिन तक लाने के लिए थैंक्स कहती है। इधर लीडिया कैबिन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वो तुरंत ही कैबिन के दरवाजे को खोल लेती है। उसे बाहर चारों ओर फॉग दिखाई देता है। इधर अल्फा कैबिन के दरवाजे को खोलती है। इस मोमेंट पे रिवील होता है कि ये एक अलग कैबिन था जहाँ पर नेगान अल्फा को लेकर आया था। अल्फा को वो कैबिन खाली दिखाई देता है। अल्फा उस कैबिन को खाली देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो तुरंत ही नेगान की ओर पलटती है। नेगान तुरंत ही अल्फा के गले को काट देता है। नेगान अल्फा को किस करता है और उसके मरने तक उसे पकड़े रहता है। एपिसोड के एंड में नेगान कैरोल से मिलने के लिए जाता है। वो कैरोल के सामने अल्फा के रिएनिमेटेड हेड को पटक देता है। कैरोल अल्फा के हेड को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। वो नेगान से कहती है कि उसे ये सब करने में बहुत समय लग गया। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। मिशॉन अपने वॉकर्स के साथ जंगल के अंदर से गुजर रही थी, तभी उसे एंड्रिया दिखाई देती है। एंड्रिया जंगल में वॉकर्स से बचती हुई भाग रही थी। मिशॉन एंड्रिया की उस वक्त मदद नहीं करती और एंड्रिया वॉकर्स के द्वारा मारी जाती है। एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। मिशॉन और वर्जिल 5 घंटे की जर्नी करके ब्लड्सवर्थ आइलैंड पर पहुंच चुके थे। वर्जिल आइलैंड पर उतरकर कुछ फ्लावर्स और टी बनाने के लिए कुछ हर्ब्स पिक करने लग जाता है। मिशॉन को वेपन्स लेने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। वो वर्जिल को वहां रुकने के लिए टोक देती है। मिशॉन वहां मौजूद कई बिल्डिंग्स के बारे में वर्जिल से क्वेश्चंस करती है। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि उन बिल्डिंग में वाइल्ड एनिमल्स हो सकते थे। वो मिशॉन को उन बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह देता है। वर्जिल मिशॉन के साथ एक कैंप तक पहुंच जाता है। मिशॉन को वहां पर वर्जिल का कोई भी फैमिली मेंबर नजर नहीं आता। उसे वर्जिल के ऊपर शक हो जाता है। मिशॉन अपनी तलवार निकालकर वर्जिल को धमकाने लग जाती है और उसे सच बताने के लिए कहती है। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि उसकी फैमिली मरकर रिएनिमेट हो चुकी है। मिशॉन वर्जिल के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अकेली ही आइलैंड पर वेपन्स की खोज करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वर्जिल उसे रोक देता है। वर्जिल उसे कहता है कि आइलैंड सेफ नहीं है और वहाँ जगह जगह पर वॉकर्स मौजूद थे। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि एक बार उन लोगों के आइलैंड पर बाहर से बहुत सारे लोग आए थे और वो लोग अपने साथ डिसीज लेकर आए थे। उन लोगों ने आइलैंड पर आकर वर्जिल की फैमिली के साथ बहुत सारे लोगों को मार डाला था। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि वो अभी तक वॉकर्स को मार नहीं पाता है और वो मिशॉन से अपनी रिएनिमेटेड फैमिली को मारने के लिए कहता है। मिशॉन वर्जिल की बात सुनकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वर्जिल मिशॉन को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे वॉकर्स मौजूद थे। मिशॉन किसी तरह से बैरिकेड से बचते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। वर्जिल बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए बैरिकेड से टकरा जाता है। बैरिकेड की आवाज के कारण वॉकर्स उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होकर उनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। मिशॉन वहीं पड़े हुए एक स्ट्रेचर की मदद से वॉकर्स को अपने से दूर कर देती है। मिशॉन वर्जिल को एक तरफ खड़े रहने के लिए कहती है और वो वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालती है। वर्जिल और मिशॉन को वहीं एक कमरे में मौजूद वर्जिल की पूरी फैमिली सीलिंग से टंगी हुई दिखाई दे जाती है। ऐसा लगता था कि वर्जिल की फैमिली ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। वर्जिल के इशारा करने पर मिशॉन उन सभी लोगों को मार डालती है। वर्जिल अपनी फैमिली मेंबर्स को दफना देता है। मिशॉन एक बार फिर से वर्जिल से वेपन्स के बारे में बात करती है। वर्जिल मिशॉन के सामने उस वक्त बहाना बनाने लग जाता है। वर्जिल मिशॉन को कहता है कि अब रात बहुत हो चुकी है और रात में उन लोगों के सामने बहुत खतरा हो सकता था।
वो मिशॉन से सुबह तक रुकने के लिए कहता है। रात बहुत हो जाती है। मिशॉन को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। वो जुडिथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दूसरी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। मिशॉन तुरंत ही पास ही मौजूद एक लैब बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है और वो उस बिल्डिंग को अंदर से इंस्पेक्ट करने लग जाती है। वर्जिल तभी वहां पर पहुंच जाता है। वो मिशॉन को वहीं के एक रूम में लॉक कर देता है। वो मिशॉन को अपने ऊपर विश्वास न करने के लिए कुछ बातें कह देता है और उसके बाद दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। मिशॉन उस दरवाजे को खोलने की हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन बाद में थक कर सो जाती है। मिशॉन की नींद खुलती है। उसे अपने पास फूड से भरी हुई एक ट्रे रखी हुई दिखाई देती है। मिशॉन देखती है कि उसकी तलवार उसके पास से गायब थी। मिशॉन तुरंत ही उठकर दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देती है। तभी उसे एक आवाज आती हुई सुनाई देती है, जो कि उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। मिशॉन उस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। वो आवाज उसकी सेल के बगल वाले सेल से आ रही थी, जहाँ की बहुत सारे लोग मौजूद थे। मिशॉन उन लोगों से उनके बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है। वो लोग मिशॉन को बताते हैं कि वो लोग वर्जिल के कलीग्स थे, जो कि इस आइलैंड पर एक रिसर्च का काम किया करते थे। उन लोगों को वर्जिल ने कैद में रखा हुआ था और वो लोग वर्जिल के डर के कारण इतने समय तक चुप थे। वो लोग मिशॉन को बताते हैं कि वो पूरे एक दिन से उस सेल के अंदर बंद थी। वो लोग मिशॉन को शांत रहने के लिए कहते हैं। वो लोग बताते हैं कि मिशॉन का बाहर निकलना उस सेल से लगभग नामुमकिन था। वो लोग मिशॉन को बताते हैं कि एपोकैलिप्स के तुरंत ही बाद बहुत सारे लोग बोट के थ्रू उस आइलैंड पर आ पहुंचे थे। कुछ समय तक वहां पर शांति रही थी, लेकिन बाद में फूड की शॉर्टेज होने के कारण उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लगी थी। बाहर के लोगों ने आइलैंड के लोगों को मार डाला था। वर्जिल उस समय आइलैंड पर मौजूद नहीं था। वो जब आइलैंड पर आया और उसने पूरी सिचुएशन को देखा तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था और उसने अपने सभी साथियों को अंदर के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहा था। उस वक्त वर्जिल ये नहीं जानता था कि उसकी फैमिली उन अंदर के कमरों में बंद हो चुकी थी। वर्जिल अपनी फैमिली की डेथ होने के कारण बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था और गुस्से में उसने अपने सभी कलीग्स को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। उन्हीं लोगों में से एक जेरेमी मिशॉन को कुछ खाने के लिए कहती है, ताकि मिशॉन अपने अंदर कुछ ताकत महसूस कर सके। बाद में वर्जिल मिशॉन को मिलने के लिए आता है। वर्जिल देखता है कि मिशॉन ने खाना खा लिया था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। मिशॉन वर्जिल को अपने आप को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन वर्जिल मिशॉन को ऐसा करने से मना कर देता है। वर्जिल मिशॉन को क्लियर करता है कि वो जानता है कि अगर उसने मिशॉन को खोल दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वर्जिल मिशॉन को कहता है कि यह आइलैंड हर तरीके से मिशॉन की मदद कर सकता है, जिस तरह से उसने वर्जिल की मदद की थी। वर्जिल ने मिशॉन को एक टी पीने के लिए दी थी, जो कि उसने जिम्सन वीड की मदद से बनाई थी। मिशॉन को उस टी को पीकर हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। वर्जिल समझता था कि मिशॉन भी उसके समान बहुत ज्यादा दर्द में थी, क्योंकि वो अपने करीबी लोगों को खो चुकी थी और वर्जिल मिशॉन को उस दर्द से छुटकारा दिलाना चाहता था। मिशॉन वर्जिल को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी सिचुएशन उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन वर्जिल उसकी बात को बीच में ही काट देता है। मिशॉन वर्जिल से जुडिथ और आरजे के बारे में भी बात करती है। वो उसे कहती है कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है और वो उसे आजाद कर दे। वर्जिल मिशॉन की बात को मानने से मना कर देता है और उसे बताता है कि उसे भी अपनी फैमिली की चिंता थी और उस वक्त उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। मिशॉन वर्जिल के मुंह से ये सब सुनकर हंसने लग जाती है। तभी मिशॉन को अपने सामने सिद्दीक खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि अपने बच्चे के बारे में मिशॉन से पूछ रहा था। मिशॉन को बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगे थे। वर्जिल उसकी इस स्थिति को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। इधर मिशॉन बहुत बुरी तरह से ठंड से कांपने लगी थी। उसके सामने खड़ा हुआ इमेजिनरी सिद्दीक उसे सन को इमेजिन करने के लिए कहता है। सिद्दीक अचानक ही मिशॉन को अपनी डेथ के लिए जिम्मेदार ठहराने लग जाता है। सिद्दीक मिशॉन को रिक और कार्ल की डेथ के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। सिद्दीक मिशॉन को कहता है कि अब उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। मिशॉन उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिद्दीक उसकी फैमिली था। मिशॉन को तभी अपने हाथ ब्लड से रंगे हुए दिखाई देते हैं। मिशॉन अपने हाथों को देखकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। मिशॉन को तभी अपना पुराना रूप दिखाई देता है, जब वो 2 वॉकर्स के साथ जंगल के अंदर घूमा करती थी। मिशॉन को ऐसी ही एक हेलुसिनेशन में एंड्रिया दिखाई देती है, जिससे कि उस मोमेंट पे उसने नहीं बचाया था और उसे वॉकर्स ने मार डाला था। मिशॉन एक मोमेंट पर अपने आप को हिच हाइकर समझती है, जिसे उसने और रिक ने हाईवे पर ही छोड़ दिया था। एक मोमेंट पर मिशॉन अपने आप को बहुत सारे वॉकर्स से घिरा हुआ पाती है। वो वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स को मार गिराती है। उस वक्त मिशॉन के सामने नेगान और सेवियर्स आ जाते हैं।
मिशॉन नेगान पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नेगान तुरंत ही उसे कंट्रोल कर लेता है। नेगान मिशॉन को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे मिशॉन तुरंत ही मान लेती है। अगले मोमेंट मिशॉन अपने आप को उस आउटपोस्ट पर देखती है जहां पर रिक और ग्लेन ने हमला किया था। मिशॉन उस मोमेंट पे सेवियर्स के साथ थी और ये सब चीजें वो अपने हेलुसिनेशन में देख रही थी। ग्लेन और हीथ उस आउटपोस्ट पर लॉरा को सोते हुए मार डालते हैं। मिशॉन उस वक्त लॉरा के साथ ही मौजूद थी। वो तुरंत ही उठ जाती है और उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है। मिशॉन उस आउटपोस्ट से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले मोमेंट मिशॉन अपने आप को उस जगह पर पाती है जहाँ पर नेगान अपने हाथ में ल्यूसील लिए हुए इना मीना माइना मो कर रहा था। मिशॉन उस वक्त नेगान की राइट हैंड गर्ल बनी हुई थी। नेगान अपनी ल्यूसील को मिशॉन को थमा देता है। मिशॉन उस वक्त रिक के पूरे ग्रुप से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि रिक के सभी लोगों ने उसके सभी साथियों को आउटपोस्ट पर सोते हुए मार डाला था। मिशॉन तुरंत ही उन सर्वाइवर्स में से एक को चूज कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वाइवर मिशॉन खुद थी। अगले मोमेंट मिशॉन को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। मिशॉन का पीछा बहुत सारे सोल्जर्स कर रहे थे। मिशॉन उन सोल्जर्स में से बहुत सारे सोल्जर्स को मार डालती है। तभी उसके चेस्ट पर एक एरो आकर लगता है जो कि डैरिल ने उसका निशाना लेकर उसके ऊपर चला दिया था। मिशॉन जब मरने वाली थी तभी रिक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मिशॉन के हेड में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मिशॉन अपने हेल्यूसिनेशन से बाहर आने की कोशिश करती है और वो उस टी को एक बकेट के अंदर फेंक देती है। वर्जिल मिशॉन को देखने के लिए आता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। मिशॉन वर्जिल से पानी पीने लग जाती है और पानी पीते हुए ही वही मौजूद एक फॉर्क को उठाकर वर्जिल के ऊपर अटैक कर देती है। मिशॉन तुरंत ही वहाँ से निकलकर बाकी कैदियों को भी आजाद कर देती है। वो सभी लोग किनारे पर बोट के पास पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि बोट वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो देखते हैं कि वर्जिल ने उस बोट को आग लगा दी थी। तभी वर्जिल वहाँ पर पहुँच जाता है। मिशॉन और सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि वो प्रिजनर्स को आजाद करवाने के लिए ही मिशॉन की मदद चाहता था। वर्जिल जानता था कि वो सभी प्रिजनर्स आजाद होते ही उसे जिंदा नहीं रहने देंगे और वो इसीलिए मिशॉन की मदद चाहता था। वर्जिल को अचानक ही मिशॉन से डर लगने लगा था और उसने अपने उसी डर के कारण उसे बंदी बना लिया था। सभी प्रिजनर्स वर्जिल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो मिशॉन से उसे मारने के लिए कहते हैं। मिशॉन देखती है कि वर्जिल को अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा था। वो उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। लूसी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो वर्जिल को नॉक करके उसे बेहोश कर देती है। वर्जिल की बेहोशी टूटती है। वो अपने आप को एक सेल के अंदर बंद पाता है। मिशॉन वर्जिल को कुछ पानी पीने के लिए देती है। मिशॉन वर्जिल को बताती है कि उसने पूरे आइलैंड को चेक कर लिया है और उसे कहीं भी कोई भी वेपन दिखाई नहीं दिए थे। वर्जिल मिशॉन को कहता है कि उसने वेपन्स के बारे में मिशॉन को झूठ नहीं कहा था और वो उन जगहों के बारे में जानता है जहाँ पर वेपन्स मौजूद थे। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि वो उन बिल्डिंग के अंदर कभी भी नहीं गया था। मिशॉन इस मोमेंट पर वर्जिल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे अपने हेल्यूसिनेशन में क्या दिखाई देता था। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि अपने हेल्यूसिनेशन में वो अपनी फैमिली को देखता था और उसे वो मोमेंट स्वर्ग के समान महसूस होता था। मिशॉन गुस्से में वर्जिल को बताती है कि हेल्यूसिनेशन में उसने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को अपने से दूर जाते हुए देखा था और उसका वो एक्सपीरियंस एक नरक के समान था। वर्जिल इसके लिए मिशॉन से माफी मांगता है। वो मिशॉन को बताता है कि वो नहीं जानता कि फैमिली के बिना कैसे रहा जाता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को अपने साथ चाहता था और वो मिशॉन को भी उसी स्टेट के अंदर देखना चाहता था। मिशॉन वर्जिल को होश में आकर प्रेजेंट में जीने के लिए कहती है। मिशॉन वर्जिल को अपना सामान दिखाने के लिए कहती है। वर्जिल मिशॉन को अपने क्लोजेट को दिखाता है। मिशॉन को वहाँ रखे हुए रिक के बूट दिखाई दे जाते हैं। मिशॉन उन बूट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वर्जिल को धमकाकर उस बूट के बारे में पूछने लग जाती है। वर्जिल मिशॉन को एक बड़ी बोट के पास ले जाता है जो कि एक बहुत बड़े तूफान के बाद वहाँ पर आ पहुँची थी। मिशॉन उस बोट को सर्च करने लग जाती है। उसे वहाँ पर कुछ डायरी और एक आईफोन दिखाई देता है। मिशॉन देखती है कि आईफोन पर उसका और जुडिथ का एक फिगर बना हुआ था। मिशॉन रियलाइज करती है कि रिक उस एक्सप्लोजन के बाद जिंदा बच गया था और वो खुशी से रोने लग जाती है।
मिशॉन तुरंत ही वर्जिल से उसके बारे में क्वेश्चंस करने लग जाती है। वर्जिल मिशॉन को बताता है कि उसे उस बोट में कोई भी दिखाई नहीं दिया था। वर्जिल मिशॉन की मदद करना चाहता था। वो सभी लोगों की मदद से उस बोट को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। बोट के ठीक होने के बाद सभी लोग उस आइलैंड से निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं। मिशॉन वर्जिल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वर्जिल अपनी फैमिली के साथ उस आइलैंड पर ही रुकना चाहता था। वो उन सभी लोगों के साथ बाहर जाने से मना कर देता है। बोट नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रवाना हो जाती है। मिशॉन जुडिथ से रेडियो पर कांटेक्ट करती है। मिशॉन जुडिथ को उस आइलैंड के बारे में बताती है कि उस आइलैंड पर उसे कुछ लोग प्रिजनर मिले थे और वो अब उन लोगों के साथ है। मिशॉन के पूछने पर जुडिथ उसे बताती है कि विस्पर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और अब वो लोग पूरी तरह से सेफ हैं। मिशॉन जुडिथ को बताती है कि उसे रिक की कुछ चीजें बोट पर मिली थी और उसे ऐसा लगता है कि रिक जिंदा है। जुडिथ मिशॉन को रिक की खोज में आगे जाने के लिए कहती है। मिशॉन जुडिथ की इन बातों को सुनकर रिक की खोज में आगे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जुडिथ से गुड बाय कहती है। मिशॉन 2 वॉकर्स का पीछा करती है और उन दोनों की आर्म और जॉज को काट डालती है। वो उन दोनों वॉकर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उसे एक और 2 इंजर्ड लोग दिखाई देते हैं जो कि उससे मदद मांग रहे थे। मिशॉन उन दोनों को देखते ही अपने वॉकर्स को मार डालती है और उन दोनों को अपने साथ लेकर एक और बढ़ जाती है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। नेगान मार्गो को मारने के बाद सेल में बंद कर दिया गया था और वो अपने सजा का वेट कर रहा था। तभी कैरोल उसके पास मिलने के लिए आती है। कैरोल नेगान को एक ऑफर देती है। वो उसकी सजा को माफ करने के बदले उससे एक काम कराना चाहती थी। नेगान कैरोल की बात सुन के उसका काम करने के लिए राजी हो जाता है। कैरोल नेगान के जरिए अल्फा तक पहुंचना चाहती थी और उसको हमेशा के लिए मार डालना चाहती थी। कैरोल नेगान से कहती है कि अगर उसने अल्फा को मारने में अलेक्जेंड्रिया के लोगों की मदद की तो अलेक्जेंड्रिया के लोग उसके पुरानी बातों को भूल जाएंगे और उसे हमेशा के लिए उन लोगों की मदद करने वाले के रूप में याद रखा जाएगा। एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। कैरोल अल्फा के हेड को बॉर्डर पर बने हुए एक स्पाइक के ऊपर लटका देती है। नेगान कैरोल से कहता है कि अब कैरोल को अलेक्जेंड्रिया वापस लौटकर नेगान की मदद के बारे में अलेक्जेंड्रिया के लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। कैरोल नेगान की इस बात को सुनते ही उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि उसने अल्फा को मारने में बहुत देर लगा दी थी। नेगान कैरोल को समझाने की कोशिश करता है कि अल्फा तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान नहीं था और उसे मारने के लिए उसे प्लानिंग के साथ उसके पास जाना पड़ा था। कैरोल नेगान से की गई डील के बारे में बात करने से मना कर देती है। कैरोल नेगान से कुछ और समय रुकने के लिए कहती है और नेगान को वहीं अकेला छोड़कर एक डायरेक्शन में चली जाती है। इधर हिलटॉप में मेघना सभी लोगों से मुलाकात करती है और सभी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। यूजीन रोशिता के पास मौजूद था और उसके वोन्स को चेक कर रहा था। रोशिता यूजीन को स्टेफनी से मुलाकात करने के लिए कहती है। रोशिता यूजीन को सजेस्ट करती है कि वो स्टेफनी के बारे में सभी लोगों को बता दे। यूजीन हिलटॉप के रेजिडेंट को स्टेफनी के बारे में बता देता है। सभी लोग उसके बारे में सुनकर चौंक जाते हैं। वो सभी लोग यूजीन से स्टेफनी और उसकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। यूजीन उन लोगों के क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उन लोगों को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग अनजान लोकेलिटी से रिश्ता बनाने के खिलाफ थे, जबकि यूजीन लगातार उन लोगों से नई लोकेलिटी के फेवर में बात कर रहा था। इजेकिल भी यूजीन को उस मोमेंट पर सपोर्ट करता है। यूमिको यूजीन और इजेकिल के साथ स्टेफनी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि मेघना पोर्च में बैठी हुई थी। वो मेघना को अपने साथ चलने का ऑफर देती है, लेकिन मेघना यूमिको के साथ जाने से मना कर देती है। इजेकिल जब बाहर जाने के लिए अपने घोड़े को तैयार कर रहा था, तब जेरी उसके पास पहुंच जाता है। जेरी इजेकिल से वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन इजेकिल जेरी को अपने फ्यूचर कंपेनियन के बेनिफिट समझाने लग जाता है। इजेकिल जेरी को अपने किंगडम का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से रवाना होते वक्त वो जेरी को हक करता है। अगले सीन में बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहां पाइक पर अल्फा का हेड लटका हुआ था। बीटा 2 विस्पर्स के साथ वहां पर पहुंच चुका था। उनमें से एक विस्पर र्यूफस
अल्फा के मरने के बाद बीटा को अल्फा कहकर बुलाता है। बीटा उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बीटा रूफस को कहता है कि अल्फा अभी भी जिंदा है और वो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। बीटा रूफस से अल्फा के इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए कहता है। रूफस अल्फा की बात सुनने के लिए उसके बहुत नजदीक चला जाता है। रूफस अल्फा की बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। बीटा तुरंत ही रूफस को अल्फा के बहुत ही नजदीक कर देता है और अल्फा रूफस के ईयर को बाइट कर लेती है। दूसरा विस्पर रूफस की इस हालत को देखकर वहाँ से भाग जाता है। बीटा तुरंत ही अल्फा के हेड को लेता है और वहाँ से एक और रवाना हो जाता है। इधर नेगान उस कैबिन तक पहुँच चुका था जहाँ उसने लीडिया को बंदी बनाकर रखा था। उसे वो कैबिन बिल्कुल खाली मिलता है। नेगान के मुंह पर तभी वहाँ मौजूद डैरिल बहुत जोरों से पंच मारता है। डैरिल नेगान से अल्फा के हॉर्ड के बारे में पूछने लग जाता है। नेगान डैरिल को बताता है कि उसने अल्फा को मार डाला है और वो उसे अल्फा का मास्क दिखा देता है। डैरिल को नेगान की इन बातों पर यकीन नहीं आता। तब नेगान डैरिल को अपनी कैरोल के साथ हुई डील के बारे में सभी बातें बता देता है। अगले सीन में कैरोल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में से गुजर रही। उसे तभी अल्फा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इधर पीटर रूफस के साथ एक तरफ चला जा रहा था। उसने अपने हाथ में अल्फा के हेड को पकड़ा हुआ था। एक वॉकर रूफस की ओर बढ़ने लग जाता है। रूफस तुरंत ही डरकर पीछे हो जाता है। पीटर तुरंत ही पीछे से आकर रूफस को मार डालता है और वो वॉकर रूफस को बाइट कर लेता है। बीटा इसके बाद तुरंत ही एक होटल के अंदर घुस जाता है। उस होटल में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। वहाँ पर एक सिंगर का पोस्टर लगा हुआ था जिसके ऊपर हाफ मून लिखा हुआ था। बीटा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो वहाँ रखे हुए गिटार को तोड़ने लग जाता है। हम लोगों को इस मोमेंट पे रिवील होता है कि बीटा अपने पास्ट में एक बहुत बड़ा सिंगर था और वो हाफ मून के नाम से फेमस था। अगले सीन में कैरोल को दिखाया जाता है। अल्फा घोस्ट के रूप में उसके पास मौजूद थी और उसे लगातार टॉन्ट कर रही थी। अल्फा कैरोल को सोफिया और हेनरी की डेथ के लिए जिम्मेदार ठहराती है। कैरोल गुस्से में अल्फा की ओर मुड़ती है, लेकिन अल्फा वहाँ से गायब हो जाती। अल्फा एक बार फिर से कैरोल के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि उसने अल्फा को मारकर बहुत अच्छा काम किया और उसे कहती है कि वो एक ट्रू अल्फा है क्योंकि उसने अल्फा को एक डिजर्विंग मौत दी थी। कैरोल इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि वो अल्फा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कैरोल को तभी लिजी दिखाई देने लग जाती है जो कि उसे लगातार टॉन्ट कर रही थी। कैरोल इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी कैरोल का सामना एक वॉकर से होता है। कैरोल किसी तरह से उस वॉकर को मारकर बच निकलती है। यूजीन, योमिको और बाकी सभी लोगों के साथ स्टेफनी से मिलने के लिए निकल चुका था। उन लोगों को तभी रास्ते में केज में बंधे हुए बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं। योमिको कुछ समय रुककर उस प्लेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। इजेकिल दो वॉकर्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है। वो बहुत मुश्किल से तीसरे वॉकर को मार डालता है। इजेकिल थोड़े समय के लिए रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। तभी योमिको उसे अपने पास बुला लेती है। अगले सीन में डैरिल को दिखाया जाता है जिसने नेगान को बंदी बना लिया था और वो उसे लेकर जंगल में जा रहा था। नेगान जानता था कि डैरिल कैरोल के कारण बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसने अल्फा को पकड़ने के अपने प्लान के बारे में डैरिल से छिपाया था। नेगान डैरिल से इस बारे में बात करता है। डैरिल नेगान को क्लियर करता है कि वो कैरोल के कारण परेशान नहीं था। वो इस बात को लेकर अपसेट था कि जब अल्फा ने हिलटॉप के ऊपर अटैक किया था तब नेगान ने उसका साथ दिया था, जिसके कारण हिलटॉप के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। डैरिल नेगान को चुप रहने के लिए कहता है और अपने साथ चलते रहने के लिए कहता है। अगले सीन में होटल को दिखाया जाता है। बीटा अपनी कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से देखता है। वो कुछ समय बाद उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड प्लेयर में लगा देता है। रिकॉर्ड प्लेयर की म्यूजिक की आवाज सुनकर बहुत सारे वॉकर्स उस ओर अट्रैक्ट होकर आने लग जाते हैं। इधर कैरोल फिशिंग शैक तक पहुंच चुकी थी। अल्फा का घोस्ट उसका अभी भी पीछा कर रहा था। अल्फा अभी भी लगातार कैरोल को उसके पास्ट की याद दिला रही थी और उसे एड को लेकर टॉन्ट कर रही थी। कैरोल लगातार अल्फा की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। कैरोल एक कयाक को राफ्टर से निकालने की कोशिश करने लग जाती है। तभी वहाँ की रूफ कोलैप्स हो जाती है और नीचे गिर जाती है। कैरोल वहाँ मौजूद लकड़ियों के नीचे दब जाती है। अल्फा वहीं खड़ी हुई कैरोल की इस हालत को देखती है और उसे स्टूपिड कहकर बुलाने लग जाती है। अगले सीन में नेगान और डैरिल को दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। वो दोनों देखते हैं कि पाइक पर लगा हुआ अल्फा का हेड मिसिंग था। नेगान डैरिल को वहीं रुककर कैरोल का वेट करने के लिए कहता है, जबकि डैरिल नेगान की ओर अपने क्रॉसबो को पॉइंट कर लेता है। वो तुरंत ही उसे मार डालना चाहता था।
नेगान डैरिल को समझाने की कोशिश करता है कि वो लीडिया को अपनी बेटी के समान चाहने लगा था और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। नेगान डैरिल को ये भी बताता है कि उसे अल्फा का ट्रस्ट जीतने में बहुत समय लग गया था। डैरिल नेगान की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर कुछ विस्पर्स पहुँच जाते हैं। वो सभी विस्पर डैरिल को मारने ही वाले थे। तभी उन लोगों की नजर नेगान के ऊपर पड़ जाती है। वो सभी विस्पर जानते थे कि नेगान ने अल्फा को मार डाला है। वो नेगान को अपना न्यू अल्फा कहकर बुलाते हैं और उसके सामने सिर झुका देते हैं। अगले सीन में बीटा को दिखाया जाता है जो कि होटल की बालकनी में खड़ा हुआ वॉकर्स के हर्ट को देख रहा था। वॉकर्स का हर्ट लगातार होटल की ओर बढ़ता जा रहा था। बीटा उन वॉकर्स के हर्ट को देखकर अपने मास्क को उतार देता है। इधर नेगान और डैरिल को दिखाया जाता है। नेगान उन विस्पर्स के पास मौजूद गन को ले लेता है। वो डैरिल को बंदी बना लेता है और विस्पर्स के साथ एक और मूव करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही नेगान उन तीनों विस्पर्स को मार डालता है और डैरिल को आजाद कर देता है। इधर इजेकिल, यूमिको और यूजीन एक कैंप लगा चुके थे। इजेकिल का हॉर्स तभी कोलैप्स हो जाता है। इजेकिल तुरंत ही अपने हॉर्स की ओर जाकर देखता है। वो देखता है कि उसके हॉर्स को एक वॉकर ने बाइट कर लिया था और इसी कारण वो नीचे गिर गया था। इजेकिल तुरंत ही अपने हॉर्स को पेन से मुक्ति दिलाने के लिए उसे मार डालता है। इजेकिल उस मोमेंट पे यूमिको को कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सभी लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यूमिको इजेकिल की इस बात को मानने से मना कर देती है। यूमिको इजेकिल को सजेस्ट करती है कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। इजेकिल वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होता। यूमिको इजेकिल को बताती है कि उसे अपनी इस मीटिंग में एक होप दिखाई देती है क्योंकि हिलटॉप अब उन लोगों के रहने लायक नहीं बचा था और उन लोगों को मदद की जरूरत थी। यूमिको इजेकिल को सपोर्ट करती है और उसे कहती है कि हिलटॉप के लोगों को इजेकिल की जरूरत है। अगले सीन में कैरोल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लकड़ियों के बीच में फंसी हुई थी। अल्फा उसके पास मौजूद थी और उसके पास्ट को लेकर लगातार उसे टॉन्ट कर रही थी। अल्फा कैरोल को कहती है कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो किसी दिन डैरिल भी उसके कारण मारा जा सकता है। कैरोल अल्फा की सभी बातों को इग्नोर करती है और किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलकर उस वॉकर को मार डालती है। अल्फा का घोस्ट वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। इधर यूमिको, यूजीन और इजेकिल एक सिटी तक पहुँच चुके थे। इधर नेगान और डैरिल कैरोल के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। नेगान को यकीन था कि कैरोल वहाँ पर वापस लौटकर आने वाली नहीं थी। नेगान डैरिल को बताता है कि उसने जेल में बहुत ही बुरे दिन काटे थे और अल्फा और उसके हॉर्ट ने उसे पूरी इज्जत दी थी। नेगान डैरिल को बताता है कि वो अलेक्जेंड्रियंस की एक बात को बहुत पसंद करता था कि वो बच्चों को मारा नहीं करते थे। डैरिल कैरोल का वेट करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था। वो नेगान को लेकर अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है। कैरोल भी अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाती है। डैरिल की अलेक्जेंड्रिया के गेट पर कैरोल से मुलाकात होती है। डैरिल कैरोल का अलेक्जेंड्रिया के गेट पर वेलकम करता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। इधर यूजीन, यूमिको और इजेकिल एक सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। उन्हें वहाँ जगह जगह पर वॉकर्स हर तरह के आउटफिट पहने हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वॉकर्स उस सिटी में एक लाइफ को जी रहे थे। इजेकिल वहाँ मौजूद एक पुलिस वॉकर को देखकर बहुत जोरों से हंसने लग जाता है। वो तीनों सिटी में मौजूद एक गली के अंदर घुस जाते हैं। तभी उन लोगों का सामना मशीन गन लिए हुए एक लड़की से होता है। वो लड़की बहुत ही अजीबोगरीब ड्रेस पहने हुए थी। वो लड़की उन तीनों का उस सिटी में वेलकम करती है। इधर बीटा होटल के अंदर मौजूद था। अल्फा का हेड बीटा के पास ही मौजूद था। बीटा रिएनिमेटेड अल्फा के हेड को खत्म कर देता है। होटल के बाहर खड़े हुए वॉकर्स होटल के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। बीटा उन वॉकर्स के बीच से होता हुआ बाहर निकल जाता है। बीटा के चेहरे का मास्क अब बदला हुआ था। उसने अपने फ्रेंड के मास्क के साथ आधा मास्क अल्फा के फेस का लगाया हुआ था। बीटा वॉकर्स के हॉर्ट को लेकर एक डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है। यूमिको, यूजीन और इजेकिल का सामना एक ऐसी औरत से होता है जो कि अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थी और जिसकी मशीन गन का रुख इन लोगों की तरफ था। वो अजीब सी दिखने वाली औरत उन तीनों से उनका इंट्रोडक्शन पूछती है। यूमिको उसके इंटेंशन को नहीं जानती थी। वो उसके अपनी और गन पॉइंट आउट करने को लेकर क्वेश्चन करने लग जाती है। वो औरत उन सभी को बताती है कि उसका नाम जुनित है लेकिन वो अपने आप को प्रिंसेस कहलाना पसंद करती है और वो उन लोगों के लिए एक दोस्त के समान हो सकती थी। प्रिंसेस उन लोगों के ग्रुप को बताती है कि उसी ने वॉकर्स को इस पोजीशन में जमा दिया था जिससे कि वो सिटी थोड़ी सी लाइवली लगने लगे। सभी लोग उसकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं।
उन्हें अभी भी उसके इंटेंशन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उसके ऊपर एकदम भरोसा नहीं कर पाते। प्रिंसेस उन लोगों को अपनी सिटी को घुमाने का ऑफर देती है, लेकिन एजेकिल उसे बताता है कि वो लोग इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है और वो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक सकते थे। तभी कुछ वॉकर्स उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस तुरंत ही अपनी मशीन गन से उन वॉकर्स को मार डालती है, लेकिन गोलियों की आवाज से उन लोगों के हॉर्स वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज्यादा सॉरी फील करती है। एजेकिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें, क्योंकि घोड़ों के निकल जाने से अब उन लोगों को आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता और जिसके कारण उनकी स्टेपनी से मीटिंग टाइम में डिले हो सकती थी। एजेकिल उन सभी लोगों को प्रिंसेस की मदद लेने के लिए कहता है। युमिको डाउट करती है कि प्रिंसेस बहुत समय से उस सिटी में अकेली थी, हो सकता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो और उन लोगों की कोई भी मदद ना कर पाए। एजेकिल युमिको को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिंसेस की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उस सिटी में मौजूद हर जगह को वो जानती थी। यूजीन भी एजेकिल की इस बात को सपोर्ट करता है। वो लोग प्रिंसेस से इस बारे में बात करते हैं। प्रिंसेस उन लोगों को बताती है कि वो व्हीकल्स की जगह के बारे में जानती है और उन लोगों को वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में बीटा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे विस्पर्स के साथ वॉकर्स के हर्ड के बीच में मौजूद था। वो अपने पूरे हर्ड को अलेक्जेंड्रिया लेकर आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया उस वक्त पूरी तरह से खाली था। अलेक्जेंड्रिया के सभी रेजिडेंट वहीं पास में मौजूद एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे, जिसे वो सभी लोग टावर कहा करते थे। ल्यूक अपना मैसेज एक जगह तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए कैरोल तैयार हो जाती है और वो जंगल में चले जाते हैं। डैरिल जंगल में अकेला था। वो मिशॉन से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे घर वापस न लौटने के लिए कहता है। डैरिल मिशॉन को बताता है कि उन लोगों के पास इस पूरी वॉर को एंड करने का एक प्लान मौजूद है। डैरिल रेडियो पर अकेला ही बात कर रहा था। उसे मिशॉन का दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इधर बीटा अपने पूरे हॉर्ड के साथ अलेक्जेंड्रिया में घूम रहा था। तभी उसे विंडमिल के पास कुछ दिखाई देता है। बीटा विंडमिल के पास पहुंच जाता है और वो अपने अगले प्लान के बारे में विस्पर्स से बात करने लग जाता है। बीटा को तभी एक आवाज आती हुई सुनाई देती है, जो कि सर्वाइवर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। बीटा वहां मौजूद सभी विस्पर्स को ओशन साइड की ओर मूव करने के इंस्ट्रक्शन देता है। उस विंडमिल के ऊपर एल्डन मौजूद था, जो कि साइन लैंग्वेज का यूज करके एरन के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। बीटा एल्डन को देख लेता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की प्लानिंग करता है। इधर टावर में जुडिथ लीडिया के पास पहुंच जाती है। लीडिया एक कैट को प्यार कर रही थी। जुडिथ लीडिया को अल्फा की डेथ के लिए कंडोलेंसेस देती है। लीडिया जुडिथ को कंडोलेंसेस देने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी मम्मी को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती कि उसकी माँ के समान कोई भी माँ हो। निगान दूर खड़ा हुआ लीडिया को वॉच कर रहा था। टावर के नीचे कैरोल और कैली मार्को से कुछ हॉर्सेस ले लेते हैं। वो दोनों सप्लाई रन पर जाने वाले थे। अगले सीन में जुडिथ को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के अंदर मौजूद थी। उसने एक वॉकर को मार डाला था। तभी उसका सामना डैरिल से होता है। डैरिल जुडिथ को अकेला पाता है और उसे तुरंत ही टावर की ओर चलने के लिए कहता है। जुडिथ टावर की ओर वापस लौटने से मना कर देती है। वो डैरिल को कहती है कि वो वहां रुककर वॉकर्स का सामना करना चाहती थी। डैरिल जुडिथ को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। डैरिल जुडिथ को बताता है कि वो पेरीमीटर को इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहा था और अगर उसे कोई भी अनयूजुअल चीजें दिखाई दे तो वो उसे तुरंत ही रेडियो पर इन्फॉर्म कर दे। जुडिथ डैरिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर बीटा वॉकर्स के हॉर्ड को ओशन साइड की ओर ले जा रहा था। अचानक ही बीटा को कुछ गलत होता हुआ महसूस होता है। उसे लगता है कि वो लोग किसी ट्रैप में फंसने वाले हैं। एक विस्पर तुरंत ही बीटा की बात को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अनजाने में उसे अल्फा कहकर बुला देता है। बीटा उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही उस विस्पर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बीटा को काम रहने के लिए कह रही थी। बीटा उस आवाज को सुनता है और उसे अपने आप को डायरेक्शन दिखाने के लिए कहता है। वो आवाज बीटा को आगे चलने का इशारा करती है और बीटा आगे के डायरेक्शन की ओर अपने वॉकर्स के हॉर्ड के साथ मूव कर जाता है। एल्टन और एरन दूर खड़े हुए बीटा के हॉर्ड को वॉच कर रहे थे। वो वहां मौजूद सभी बातों को गैब्रियल को मैसेज करके रेडियो पर बता देते हैं। इधर सिटी में प्रिंसेस पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी। प्रिंसेस एक एक कदम काउंट करके आगे चल रही थी।
और अपने पीछे मौजूद लोगों को अपने आप को फॉलो करने के लिए कह रही थी। यूमिको को उस मोमेंट पर प्रिंसेस के ऊपर डाउट होता है और वो इस बारे में इजेकिल से बात करती है। इजेकिल और यूजीन प्रिंसेस को फॉलो करने के लिए कहते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक हॉर्स के पार्ट्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। सभी सोचते हैं कि उस हॉर्स को वॉकर्स ने बाइट कर लिया होगा, लेकिन प्रिंसेस उन लोगों को बताती है कि उस हॉर्स का पैर एक माइन के ऊपर पड़ गया होगा और जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गया होगा। सभी लोग प्रिंसेस की इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। उन लोगों को रियलाइज होता है कि प्रिंसेस उन सभी लोगों को एक माइनिंग फील्ड के अंदर से ले जा रही थी और इसीलिए वो अपने स्टेप्स काउंट करके आगे बढ़ रही थी। वो सभी लोग प्रिंसेस से इस बारे में बात करते हैं। प्रिंसेस उन सभी लोगों की सेफ्टी अश्योर करती है और उन लोगों को बताती है कि वो उन्हें सही सलामत आगे ले जाएगी। लेकिन इसी बीच प्रिंसेस वहाँ पर रुकने के कारण अपनी स्टेप्स काउंटिंग को भूल चुकी थी। वो अपनी वाटर बॉटल को निकाल कर चेक करने के लिए उसे आगे की ओर फेंक देती है। वाटर बॉटल एक माइन के ऊपर पड़ती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं। कैरोल और कैली एक साथ थे। वो लोग वहाँ मौजूद कारों में से कुछ वायर्स को निकाल चुके थे। कैरोल कैली को अपने साथ आने के लिए थैंक्स कहती है और केव में हुए इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगती है। कैली कैरोल को एश्योर करती है कि उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा टफ है और वो इतनी आसानी से मर नहीं सकती थी। कैली कैरोल को बताती है कि जब उसे सुनने में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी तब कोनी ने ही उसे कंफर्ट कराया था और उसे उसकी वीकनेस को उसकी सुपर पावर के रूप में यूज करने के लिए कहा था। कैली कैरोल को कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो उसको पसंद करने लगी थी। वो पसंद करती थी कि कैरोल अपने डिसीजन खुद लिया करती है और अपने चुने हुए रास्ते पर अकेली ही जाया करती है। इधर लीडिया टावर के ऊपर मौजूद थी। नेगान लीडिया के पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है। लीडिया कुछ भी खाने से मना कर देती है। नेगान लीडिया से पूछता है कि क्या वो उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि उसने अल्फा को मार डाला था। लीडिया नेगान को इसके लिए हाँ कहती है। नेगान लीडिया को बताता है कि वो अल्फा को पसंद करने लगा था। उसे अल्फा की बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसे अल्फा के रहने का अंदाजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उसे मारना पड़ा था। लीडिया नेगान की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इधर प्रिंसेस सभी लोगों के साथ माइन फील्ड के अंदर मौजूद थी। तभी उन लोगों को कुछ वॉकर्स अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। यूजीन उन वॉकर्स को माइन फील्ड की ओर आता हुआ देखकर डर जाता है क्योंकि उन वॉकर्स के आने के कारण माइन फील्ड के ब्लास्ट होने का डर बढ़ गया था। वो सभी लोग इस बारे में प्रिंसेस से बात करते हैं। प्रिंसेस भी मामले की गंभीरता को समझ चुकी थी। वो इना मीना माइना मो गेम खेलते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। वो सभी सर्वाइवर्स को एक बार फिर से अपने स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहती है। जंगल में डेरिल जुडिथ को ट्रैक करना सिखा रहा था। जुडिथ को वहाँ पड़ी हुई वॉकर की एक स्किन दिखाई देती है। वो उस स्किन को डेरिल को दिखाती है। डेरिल उस स्किन को देखकर समझ जाता है कि विस्पर्स ने बहुत सारे वॉकर्स को इकट्ठा कर लिया था। डेरिल जुडिथ को अपने पीछे रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों का सामना वॉकर्स के एक हर्ड से होता है जिसके अंदर बहुत सारे विस्पर्स मौजूद थे। डेरिल एक विस्पर को अपने क्रॉसबो से घायल कर देता है। सभी विस्पर्स वॉकर्स के ग्रुप को छोड़कर भाग जाते हैं। डेरिल और जुडिथ तुरंत ही वॉकर्स को एक डायरेक्शन की ओर डाइवर्ट कर देते हैं। इधर प्रिंसेस के साथ सभी लोग माइनिंग फील्ड से बाहर आ चुके थे। यूमिको प्रिंसेस के ऊपर बाहर आकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। यूजीन को वहां लगे हुए एक साइन को देखकर रियलाइज होता है कि वो लोग उस जगह पर पहले भी आ चुके थे। प्रिंसेस उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वहां पर उस नाम की बहुत सारी जगह मौजूद हैं। यूमिको ये सब कुछ देखकर अपनी बो निकालती है और उसे प्रिंसेस की ओर पॉइंट आउट कर देती है। प्रिंसेस उन सभी लोगों के सामने एडमिट करती है कि वो उन सभी लोगों के साथ एक फन गेम खेल रही थी। प्रिंसेस उन सभी लोगों को बहुत देर तक उस सिटी में रोके रखना चाहती थी क्योंकि वो अकेले रहने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। प्रिंसेस उन सभी लोगों से माफी मांगने लग जाती है। यूजीन प्रिंसेस को समझाता है कि उसने भी पहले बचने के लिए लोगों से बहुत झूठ बोले थे और अगर वो भी इसी तरह से झूठ बोलती रही तो उसे कभी भी किसी का साथ नहीं मिलेगा। यूजीन प्रिंसेस को व्हीकल्स की जगह ले जाने के लिए कहता है। इधर डेरिल और जुडिथ को इंजर्ड विस्पर दिखाई दे जाता है। वो विस्पर मरना नहीं चाहता था। वो डेरिल से अपनी बॉडी से एरो को बाहर निकालने के लिए कहता है। डेरिल उस विस्पर से बाकी विस्पर्स के बारे में पूछताछ करता है।
वो विस्पर डैरिल को बताती है कि वो अकेली ही अपने कुछ साथियों के साथ वॉकर्स के उस हॉर्ड को कैरी कर रही थी, क्योंकि अल्फा के मरने के बाद बीटा पागल हो गया था और अजीब टाइप से बिहेव करने लगा था। वो विस्पर डैरिल को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती, जिसके कारण डैरिल उसे मार डालता है। जुडिथ वो सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। डैरिल जुडिथ को वहाँ से लेकर एक और चला जाता है। इधर बीटा वॉकर्स के हॉर्ड को एक और कैरी करता हुआ ले जा रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज लगातार चल रही थी। तभी उसे आगे जाती हुई एक कैट दिखाई देती है। बीटा को तभी लगता है कि उसके पास मौजूद वॉकर उससे कुछ कह रहा था। वो तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। एल्डन और एरन उन लोगों के डायरेक्शन को चेंज होता हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग अपने ग्रुप को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं। वो लोग खुद मैसेज देने के लिए वहाँ से रवाना होने वाले होते हैं। तभी कुछ विस्पर्स उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। इधर टावर पर लीडिया एक बार फिर से नेगान के पास पहुँचती है और उसे कहती है कि वो उसका गार्जियन नहीं है, वो जो चाहे कर सकती है। नेगान लीडिया की हालत को समझता था। वो उसे अपने आप को हिट करने के लिए कहता है। नेगान लीडिया को सजेस्ट करता है कि उसे अल्फा की डेथ के लिए रो लेना चाहिए, नहीं तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। लीडिया नेगान की इस बात पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि नेगान ने हीरो बनने के लिए अल्फा को मार डाला था और वो अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो अल्फा को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और नेगान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। नेगान लीडिया को उस मोमेंट पर थोड़ा उकसाने लग जाता है। वो चाहता था कि लीडिया अपनी माँ की मौत के लिए थोड़ा सा रो ले और उसके बाद नॉर्मल हो जाए। नेगान की इस बात का लीडिया के ऊपर असर हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और नेगान तुरंत ही उसे हक कर लेता है। प्रिंसेस सभी लोगों के साथ फाइनली गैराज तक पहुंच चुकी थी। वो सभी देखते हैं कि प्रिंसेस अभी तक बाइसाइकिल्स के बारे में बात कर रही थी। सभी लोग बाइसाइकिल को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार बाइसाइकिल से ही जाने के लिए डिसाइड करते हैं। यूमिको प्रिंसेस से अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है और प्रिंसेस उन सभी लोगों को खुशी से ज्वाइन कर लेती है। डैरिल जुडिथ को लेकर जंगल से जा रहा था। जुडिथ अचानक ही रुक जाती है। उसे विस्पर की बहुत ज्यादा चिंता थी। डैरिल उसे शांत रहने के लिए कहता है। डैरिल जुडिथ को बताता है कि उसने मिशॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जुडिथ डैरिल को बताती है कि उसकी मिशॉन से बात हो गई थी और उसने मिशॉन को अभी वहीं रुकने के लिए कहा है। जुडिथ मिशॉन के साथ हुई रिक की बातों को डैरिल से छुपा लेती है। जुडिथ जानती थी कि रिक के बारे में पता चलते ही डैरिल उसे छोड़कर चला जाएगा और जुडिथ डैरिल को अपने साथ वहीं पर चाहती थी। डैरिल जुडिथ को काम करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि सभी लोग उसकी बहुत चिंता करते हैं। वो जुडिथ को हक कर लेता है। डैरिल को तभी गैब्रियल का रेडियो पर मैसेज आता है। गैब्रियल डैरिल को बताता है कि उन लोगों को विस्पर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। इधर बीटा वॉकर्स के हॉर्ड के साथ टावर तक पहुंच चुका था। वो वॉकर्स के बीच में मौजूद विस्पर्स के साथ चैंटिंग करता जा रहा था।